नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आपके सामने अपने एनवायरनमेंट का जो यूट्यूब चैनल है सृष्टि एनवायरनमेंट, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो भी एनवायरनमेंट के प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, जो एनवायरनमेंट की फील्ड में जॉब खोज रहे हैं, जो अपने करियर को एनवायरनमेंट के फील्ड में लगाना चाहते हैं, कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट के बेस को समझाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आज हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे। आपको एज ए एनवायरमेंटलिस्ट बेसिक किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, आज हम इस कंटेंट में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे हमारे एनवायरनमेंट के चैनल में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। आप उन कौन कौन सी चीजों को पढ़ के आप आगे अपना करियर एनवायरनमेंट साइंस में बना सकते हैं। कंप्लीट पैकेज एनवायरनमेंट साइंस का या एनवायरनमेंट की फील्ड का हम देने की यहां कोशिश करेंगे। अपने इस YouTube चैनल में मैं आपको कंटेंट के बारे में बताता हूं। आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड पे आप ये सारे डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। 19 डिस्क्रिप्शन इधर लिखे हुए हैं और ये आपके 2021, यानी कि जितनी भी चीजों को हम बताएंगे वो इन्हीं सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं में कवर होगा। अब अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट एनवायरमेंट कंसल्टेंसी वर्क प्रोग्रेस एंड EIA डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट। देखिए, ऐसा होता है कोई भी जो इंसान या जो लड़का या कोई बच्चा यदि अपना करियर एनवायरमेंट की कंसल्टेंसी में बनाना चाहता है तो उसके लिए हम बताएंगे कि आप एनवायरमेंट की ट्रेनिंग कहाँ से लो। एनवायरमेंट की ट्रेनिंग लेने के पहले आपको क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, या ये कंसल्टेंसी में काम कैसे होता है, वहां पर काम का प्रोसेस क्या है। EIA की कंसल्टेंसी में बेसिकली EIA रिपोर्ट वगैरह बनती है। अब वो EIA रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कैसे हम मतलब वहां पर जैसे कोई काम आता है कंसल्टेंसी में, तो उस काम में जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस का काम आ गया, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस का काम यदि आया है तो वो कैसे आया है, उसका प्रॉपर चैनल क्या है। वर्क ऑर्डर आया आपके पास, वर्क का ऑर्डर आ गया, वर्क ऑर्डर यानी वर्क ऑर्डर आ गया। अब वो वर्क का ऑर्डर आने के बाद किस किस लेवल से वो गुजरता है, फाइनली EIA रिपोर्ट कैसे बनती है, फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस कैसे होता है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम बताएंगे, हमारे जो भी एनवायरमेंट के एक्ट हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, नॉइज एक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के साथ साथ जितने भी जैसे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का हो गया, जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट वगैरह है, वेटलैंड कन्वेंशन है, वेटलैंड कन्वेंशन में बहुत सारे आपके जैसे रामसार कंजर्वेशन है, रामसार कंजर्वेशन वगैरह है, साइटीज है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कन्वेंशन हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो लॉ एक्ट में जो भी एनवायरमेंट की फील्ड में लॉ आया है, कोई मतलब कोई ऐसा रूल आया है, रूल कह लीजिए, एक्ट कह लीजिए, या कोई सर्कुलर आया हो गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर, उस सर्कुलर के तहत अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकला है तो एयर का क्या, एयर के बारे में क्या बताया गया है, वाटर के बारे में क्या बताया गया है, आपका नॉइज के बारे में क्या बताया गया है। जनरली हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता लग गया कि एनवायरमेंट कंसल्टेंसी में काम कैसे होता है, फिर आपको पता लग गया कि कौन कौन से लॉ होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, फिर हम आपको बताएंगे कि एनवायरमेंट के पैरामीटर कौन कौन से हैं, यानी हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरमेंट में वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी हमें जानने की जरूरत है। जैसे एयर का, वाटर का, नॉइज का, यानी हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट पैरामीटर बेसिकली मैं बताऊंगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल, नॉइज एंड वाइब्रेशन, रिस्क एंड हैजार्ड, सॉलिड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड यूज, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, आपके सोशियो इकोनॉमिक, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे हमारे एनवायरमेंट के पैरामीटर हैं। अब हर पैरामीटर का अपना अपना अलग अलग फर्क पड़ता है, हर पैरामीटर का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। उस इंपैक्ट, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उसका कंट्रोल मेजर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। फिर हम बात करेंगे, भाई आप जान गए कि एनवायरमेंट के पैरामीटर कौन कौन से हैं। अब आप जानोगे कि एनवायरमेंट के पैरामीटर के अलावा
जो हम EIA स्टडी करते हैं उस EIA का रेगुलेशन क्या है, EIA नोटिफिकेशन क्या है, गजट कौन कौन से आए हैं, पहला नोटिफिकेशन कब आया था, उसके बाद उसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट कौन कौन से हैं आज तक, और उस EIA में कौन कौन से सेक्टर हैं, यानी कि फिर हम बात करेंगे सेक्टर्स की कि EIA में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, माइनिंग सेक्टर हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, आपका केमिकल इंडस्ट्री हो गया, आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम होता है उससे रिलेटेड भी सेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का हो गया, हाईवे का हो गया, है ना। इसके बाद और भी हैं, तकरीबन हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर है। अब बात करेंगे EIA चैप्टर की, यानी कि आपको EIA नोटिफिकेशन पता हो गया, आपको एनवायरमेंट पैरामीटर का बारे में पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि एनवायरमेंट के कौन कौन से लॉ हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो हम किसी EIA कंसल्टेंसी में यदि जाते हैं तो हम वहां पर EIA रिपोर्ट जो बनती है उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, वो चैप्टर के सब सेक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम और भी चीजों पे बात करेंगे, जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि आज हम इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंट को हर तरीके से नुकसान पहुंचे ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जाने अनजाने दोनों तरीके से। तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम जहां रहते हैं हमारे आसपास ऐसा कौन सा टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, या किस विधि के द्वारा हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। जैसे कि ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, प्लांटेशन करना। इसके बाद बात करेंगे ISO क्लॉज के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड होते, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जो काम करती हैं उसका स्टैंडर्ड कौन सा है। जैसे ISO, अगर हम एनवायरमेंट मैनेजमेंट की बात करें, यदि कोई भी बंदा यदि एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अपना एक्सपर्टाइज लेना चाहता है तो वो चाहे तो इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग ISO 14001 2015 की ले सकता है, या ISO 9001 2015 की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ले सकता है। यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने का काम जो होता है वो ISO 9001 एंड 2015 का काम होता है, ये इसके अंदर में आता है। इंटरनल ऑडिटर हो गया या लीड ऑडिटर हो गया, आप ये भी करके एक अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी का काम यदि आएगा तो क्वालिटी चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे क्वालिटी चाहे सर्विस की हो, तो यदि आप क्वालिटी मैनेजमेंट में अगर माहिर हो गए तो जाहिर सी बात है आपको क्वालिटी का काम में आपको कहीं ना कहीं से ऑफर आपको तलाशने में आसानी होगी। फिर बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंट पे काम करती है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। आजकल जितनी भी बिल्डिंगें और टाउनशिप बन रही है उस टाउनशिप को हम इस तरीके से बनाते हैं, बिल्डिंग इस तरीके से बनाते हैं, कहीं कॉलोनी बनती है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनती हैं, तो हम किस तरीके से उन कॉलोनी को कॉलोनी कैसे बनती है, स्मार्ट सिटी क्या होता है, और वो किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जैसे गृहा का नाम आता है, आपने अक्सर सुना होगा, IGBC होता है, लीड होती है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, 3 रो प्लांटेशन क्या होता है, 2 रो प्लांटेशन क्या होता है, 1 रो प्लांटेशन क्या, 1 टीयर प्लांटेशन क्या होता है। देन बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, या बायोमेन्योर क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, यानी कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी एज ए एनवायरमेंटलिस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो AAS की हो गया, है ना, इसके बाद GC की हो गया, GC हो गया, है ना। फिर और भी चीजें हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के बारे में मैं बात करूंगा, सेंट्रीफ्यूग वगैरह यूज होता है ना। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक भी इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। HPLC भी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये भी होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी GC हो गया।
तो इस तरीके से हम बाकी चीजों पे भी बात करेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हम चर्चा इसमें करेंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, आईपीआर क्या होता है, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप साइट पे जाते हैं तो सर्वे कैसे किया जाता है। जैसे सर्वे का अगर मैं एग्जांपल लूं, जनसंख्या का जनगणना वगैरह जैसे होता है ना, मैं सिर्फ आपको एक नाम मतलब एक सिर्फ एक वर्ड यहाँ यूज किया हूँ, जनसंख्या का जो जनगणना होता है तो लोग घरों घरों जाके पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने माता पिता हैं, माँ है, पिता है, नहीं है, दादा है, दादी है ना, आपके रिलेशन में और कौन कौन लोग हैं, कितने काम करते हैं, कितने काम नहीं करते हैं, कि कौन नॉन वर्किंग पर्सन है, कितने पर्सन इलिटरेट है, कितने इलिटरेट है। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आपका क्या बोलते हैं पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल का मतलब हो गया कि उनके व्यवसाय से रिलेटेड, यानी कि वो क्या काम करते हैं, मेन वर्कर कितने हैं, मार्जिनल वर्कर कितने हैं, नॉन वर्कर कितने हैं, है ना। तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है सोशियो इकोनॉमिक का। सोशियो इकोनॉमिक होता है सोशल और इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि सोशल लेवल पे हम सर्वे कैसे करेंगे, सोशल और इकोनॉमिक लेवल का सर्वे हम कैसे करेंगे। यदि कोई प्रोजेक्ट अगर बनने जा रहा है, कहीं डेवलप होने जा रहा है, तो वहां के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगी, व्हाट इज द इम्पैक्ट गोइंग टू बी on social and economic status of the person living around the project premises. What should be the checklist? What should be the parameter that we have to look into the process? Same इसी तरीके से we have to follow checklist like ecology and biodiversity. हम उस checklist की बात करेंगे जिसमें हम इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। अब आप कहेंगे कि इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्या है। इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं सिंपल वर्ड में, कि जो हमारे आसपास जीव जंतु रहते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि रेप्टाइल की अगर मैं बात करूं तो सांप हो गया, बिच्छी हो गया, गोजर हो गया, आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करूं तो मेढक वगैरह हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, है ना। मैमल्स की बात करूं तो आपका कैट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया। तो जंगली जानवर से लेके पालतू जानवर, सारे जानवर जो हमारे पृथ्वी पे रहते हैं, जिनको हमने शायद कुछ को देखा है, कुछ को नहीं देखा है, ऐसे वो सारे जीव जंतु, इसके अलावा ऐसे वो सारे पेड़ पौधे जिनको हम जानते हैं कि भाई ये मदार का पेड़ है, भाई ये पीपल का पेड़ है, भाई ये क्या बोलते हैं दूधी की घास है ना। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। कैसे हम पता लगाएं कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा फूल है, कौन सा जानवर है, कैसे वो चेकलिस्ट बनेगी, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वाटर ऑडिटिंग क्या होती है। आजकल जल की समस्या हर किसी के साथ बनी हुई है, जहां देखिए वहां पानी की समस्या बनी है। अब पानी के जो समस्या है, तो वाटर क्या होता है, वाटर बजट क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर ऑडिट कैसे करते हैं, वाटर सिक्योरिटी प्लान क्या होता है, यानी कि वाटर को सिक्योर करने का प्लान क्या होगा वो बताएंगे। वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है वो हम बताएंगे। वाटर की जब ऑडिट करने जाएंगे तो वाटर ऑडिट हम कैसे करेंगे, है ना। वाटर का बजट कैसे बनाएंगे। भाई मान लीजिए एक घर में 50 लोग रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति यदि 10 लीटर पानी पीता है या 10 से 15 लीटर पानी का यूज करता है, तो और हमारी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 50 लीटर की है, तो हम किस तरीके से टोटल फैमिली की रिक्वायरमेंट 50 लीटर आप मान लीजिए है, और हमें एक बंदे से 10 से 15 लीटर का पानी की खपत का हमें पता चल रहा है, और लोग हैं 6, तो इस तरीके से तो 15 छक 90 लीटर हो जाएगा। तो और हमें जो पानी मिल रहा है वो 50 लीटर मिल रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो
उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उसकी बजटिंग करेंगे। फिर बात करेंगे हम कि जितने भी एनवायरनमेंट के पैरामीटर हैं उनकी सैंपलिंग कैसे होती है। सैंपलिंग इन द सेंस कि आप अगर कोई मिट्टी का नमूना जांच के लिए आप अगर जा रहे हैं तो मिट्टी का कलेक्शन आप कैसे करेंगे। मिट्टी की जांच के लिए आप सबसे पहले मिट्टी निकालने के लिए कितने मीटर गड्ढा खोदेंगे, फिर वहां से सैंपल कलेक्ट करके पन्नी में कैसे भरेंगे, या जो भी आपका कलेक्शन करने का जो सोर्स होगा, यानी कि कहाँ उसको कलेक्ट करके आप पैक करेंगे, पैक करके आप उसको लैब में कैसे ले जाएंगे, कितने दिन तक रखेंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा। मिट्टी हो या पानी हो या हवा में जो धूल कण मौजूद है वो, या जो हमारे आसपास गाड़ियां चलती हैं, शोर वगैरह होता है, मशीनें चलती हैं, पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, इनका जो आवाज निकलती है, इनकी जो नॉइज निकलती है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे इसका डाटा मतलब डाटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, डाटा रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैसे इसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो बच्चे लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेक्चररशिप जिसको आप कह सकते हैं, जेआरएफ यूजीसी नेट की जो लोग तैयारी करते हैं, उनका एक यूजीसी ने सिलेबस बना रखा है एनवायरमेंट साइंस का। तो जितने भी यूनिट है उस यूनिट को हम स्टेप वाइज कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हो सका तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, या ज्यादा बच्चे कभी हो गए डिमांड रखा उन्होंने तो हम उनको पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। फिर हम बताएंगे कि इन सब के अलावा यदि कोई और भी एनवायरनमेंट से अपडेट आते हैं या कोई नया अपडेट होता है तो वो मिसलेनियस स्टडी में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो ये सारे जो ये कंटेंट है, ये पूरा पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट का कंटेंट है, और मैं समझता हूं कि मैंने जो कंटेंट बनाया है ये बाहर कहीं भी नहीं है। मैंने सब चीज कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि पोल्यूशन से लेके, लॉ से लेके, आपका यूजीसी नेट का सिलेबस से लेके जितने भी करंट टॉपिक हैं सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको जॉब से लेके हर चीज को इसमें मैंने कवर किया है। मैं दावा करता हूं कि आप शुरू से जुड़े रहिए और आपको समझ में पक्का आएगा, आपका करियर बनाने में भी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं एक एनवायरमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं भी एक जॉब कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि एनवायरमेंट की फील्ड में कहां कहां जॉब मिल सकती है। तो बने रहे हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको कैसे एनवायरमेंट साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी से मैं अनुमति चाहूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।